गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे न्यूज़ चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल के एक नए अध्याय के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है प्राकृतिक आपदाएं। यानी प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। और प्राकृतिक आपदाओं से हमें लाभ क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए हानिकारक कैसे है या हमें क्या हानि पहुंचाती है, या प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाव कैसे करना चाहिए, या प्राकृतिक आपदाओं के कुछ चेतावनी केंद्र होते हैं, यानी उनके आने से पहले हमें अनुभव हो जाना चाहिए या पता होना चाहिए। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, जन धन की हानि को अपन बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक आपदा। यानी प्राकृतिक आपदा होती क्या है, वो किस प्रकार से आती है या उसका क्या परिणाम है। तो प्राकृतिक आपदा एक विशेष प्रकार की या आकस्मिक परिवर्तन की एक घटना होती है, जो आने से समय से पहले तो जैसे जैसे ज्वालामुखी या भूकंप है, ये क्या करते हैं, पृथ्वी के धरातल के नीचे कई वर्षों तक क्रिया करते रहते हैं। और उन क्रियाओं के पृथ्वी के धरातल के नीचे तो लंबे समय तक उन क्रियाओं में कुछ न कुछ हलचलें होती रहती हैं, लेकिन जब ये धरातल पर आते हैं तो एकदम तीव्र और अचानक से आते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटा तो धरातल के ऊपर तो आने में कुछ सेकंड या कुछ घंटे या कुछ समय लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे ज्वालामुखी भूकंप आने में, लेकिन उनका जो पृथ्वी के धरातल के नीचे है वो कई वर्षों से क्रिया कर रहे हैं। ताप दाब और दबाव आदि के कारण, उन क्रियाओं के कारण कई प्रकार से वो कई वर्षों के बाद में पृथ्वी के धरातल पर आते हैं। और जैसे ही पृथ्वी के धरातल पर आते हैं तो ये एकदम अचानक से आएंगे और तीव्र गति से आते हुए अपन को प्रतीत होंगे। तो अपन को क्या लगता है कि जो प्राकृतिक आपदा है वो एक आकस्मिक एवं तीव्र गति से होने वाली एक घटना है, आकस्मिक और तीव्र गति से होने वाली घटना है। जैसे अपन के यहाँ कोई भूकंप आ गया तो वो भूकंप अचानक से आएगा, या कोई ज्वालामुखी फट गया तो वो भी अचानक से होगा। तो ये जो प्रक्रिया है धरातल के ऊपर आकस्मिक और तीव्र गति से होती है। जैसे अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदाएं, उनके कुछ प्रकार हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में जैसे एक आपदा होती है ज्वालामुखी से निर्मित यानी ज्वालामुखी आपदा, एक होती है भूकंपीय आपदा, और एक होती है आपकी सुनामी आपदा, और एक होती है भूस्खलन आपदा। यानी ये है मुख्य आपदाओं के प्रकार। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन आज सबसे पहले प्राकृतिक आपदा का अपन लेते हैं ज्वालामुखी। यानी अपन इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इनसे क्या लाभ होते हैं, इनसे क्या हानियां होती हैं, या इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ज्वालामुखी से अपन को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी क्या होता है कि जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो जमीन के नीचे जो ताप दाब क्रिया होती हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है। उन जमीन के जो दबाव पड़ता है, जैसे कोई जलीय भाग है तो जल का दबाव पड़ता है पृथ्वी के धरातल पर, या कोई महाद्वीपीय भाग है तो उसके ऊपर महाद्वीप का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यानी भार होता है। तो उसके जो धरातल के नीचे जो घटना होती है उसके कारण जो पृथ्वी के धरातल में जो हलचल होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उससे हलचल के कारण जो विस्फोट होता है उससे अपन कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखी विस्फोट से जैसे ज्वालामुखी जैसे भी फटेगा तो वहाँ पर धूल है, राख है, छोटे मोटे पदार्थों के कण हैं, निस्तृप्त गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन आदि अन्य कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। और ज्वालामुखी के फटने से कई प्रकार के कीमती लाभ भी मिलते हैं, जैसे कई प्रकार के कीमती पदार्थ भी निकलते हैं और कई प्रकार से हानिकारक पदार्थ। जैसे अपन बात करते हैं जैसे सीप है, राख है, या ज्वालामुखी से फटने से कहीं सोने चांदी के भंडार भी अपन को प्राप्त होते हैं, कहीं पर झीलें बन जाती हैं, और कहीं पर जो बांध वगैरह होते हैं वो टूट भी जाते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आज ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का जो निर्माण है एक तो केंद्रीय उद्गार के आधार पर होता है, और
एक दरारी उद्गार के आधार पर होता है, एक केंद्रीय आधार पर होता है और एक दरारी उद्गार के आधार पर होता है। जैसे उसके अंदर गैस है, धुआं है और समुद्री लहरें हैं, ये सारी ज्वालामुखी के आधार पर अपन को देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी का जो वितरण यानी ज्वालामुखी का जो वितरण है वो 3-4 प्रकार के जो पेटियां होती हैं उनमें अपन इनको विभाजित करते हैं। आज अपन बात करते हैं सबसे पहली पेटी यानी परिप्रशांत मेखला, यानी जो ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर की जो है उनके दोनों ओर के भागों में मिलती है परिप्रशांत महासागर एक पेटी। और इस पेटी में विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2/3 भूकंप या ज्वालामुखी है जो इस परिप्रशांत पेटी में आते हैं। और इस परिप्रशांत पेटी का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर होता है, जहां पर महाद्वीप और महासागर भाग लगते हैं। और इस परिप्रशांत पेटी में अधिक ज्वालामुखी या विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी आने के कारण इसे अग्निवलय या फायर ऑफ रिंग भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर या फायर ऑफ रिंग, जो अग्निवलय या इसको अपन कहते हैं अग्नि मेखला के रूप से भी इसको जाना जाता है। यह है आपकी पहली पेटी जो परिप्रशांत मेखला यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर की जो पेटी है उसके अंदर जानी जाती है। फिर बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। अपन ने वितरण में पढ़ा था परिप्रशांत मेखला या जो परिप्रशांत पेटी यानी समुद्र यानी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वहां पर। अब अपन बात करते हैं अगला मध्य अटलांटिक पेटी, यानी जो मध्य अटलांटिक यानी जो अटलांटिक महासागर है उसके अंदर यानी ऊपर से लेकर यानी आइसलैंड से लेकर बोफोर्ट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर तक जो ये पेटी फैली हुई है। इस पेटी में जितने भी जो भूकंपीय या ज्वालामुखी क्षेत्र है उन सब का अध्ययन अपन इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में के अंदर करते हैं। और अटलांटिक पेटी जो मध्य अटलांटिक पेटी है इसके अंदर जो प्लेटों के जो किनारे हैं वो अपसरण प्रकार के किनारे एक दूसरे से दूर हटते जाते किनारे हैं और उनके कारण जो द्वीप है मध्य कटक है या नए नए ज्वालामुखी का निर्माण होता है इनके कारण होता है। और मध्य अटलांटिक कटक में विश्व की दूसरे नंबर की पेटी है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। अभी अपन बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी जो आपकी अटलांटिक महासागरीय जो पेटी निकलती है इसका जो एक भाग होता है जो कनारी से लेकर ये यूरेशिया और अफ्रीका यानी अफ्रीका और एशिया यूरेशिया महाद्वीप के बीच में से होकर जाता है, जो ये लाल सागर से होता हुआ ब्रंश लाल सागर से होता हुआ इंडोनेशिया तक जाता है, ऑस्ट्रेलिया तक जाता हुआ ये एक पेटी होती है जिसे अपन मध्य महाद्वीपीय पेटी भी कहते हैं। जो इसमें जितने भी भूमध्य सागर के द्वीप है या ईरान के जो ज्वालामुखी है या जो भूमध्य सागर के ज्वालामुखी है या जो इंडोनेशिया के पास के ज्वालामुखी है वो सारे इस पेटी के अंदर आते हैं। इस प्रकार अपन ये बात कहते हैं कि ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाती है। अगला भाग आता है मध्य अफ्रीकन ब्रंश पेटी, यानी जो ये अफ्रीका के मध्य अपन पढ़ते हैं कि विश्व की सबसे लंबी ब्रंश घाटी है। तो इस ब्रंश घाटी जो मध्य अफ्रीका में जो ब्रंश घाटी है इसके अंदर जितने भी ज्वालामुखी है और इसमें एक ज्वालामुखी पर्वत भी है जो कैमरून है जो सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी है जो अफ्रीका का, उसके कारण जो ये पेटी अफ्रीका की महान ब्रंश घाटी की इन सभी महान ब्रंश घाटी की विस्तृत पेटियों में अपन कहते हैं कि यह है जो एक चौथा ज्वालामुखी क्षेत्र है। और अपन बात करते हैं जैसे भारत में, तो भारत में भी जो ज्वालामुखियों का या जो क्षेत्र है वो कम नहीं है, क्योंकि भारत में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में एक तो बेरन ज्वालामुखी है और एक नारकोंडम ज्वालामुखी है। तो जो बेरन ज्वालामुखी है उसको अपन सक्रिय या सुसुप्त अवस्था का ज्वालामुखी भी मानते हैं, और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो एक प्रकार का निष्क्रिय प्रकार का ज्वालामुखी का वितरण है या ज्वालामुखी है जो भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी का जो प्रभाव है उसका प्रभाव मानव पर क्या क्या पड़ता है या अपन के ऊपर या अपन के
जो पर्यावरण है या उसके वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो ज्वालामुखी से तृप्त लावा व जो तरल व तृप्त जो लावा निकलता है, इस लावे के कारण कई प्रकार के पठार और मैदान बन जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं भारत में जो दक्कन का पठार है वो एक लावा से निर्मित पठार है, इसलिए अपन कह सकते हैं इससे क्या होता है, पठार या मैदानों का निर्माण भी हो सकता है, कई पर्वतों का भी निर्माण होता है इसके कारण, यानी ज्वालामुखी के लावे के कारण। अपन बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी के लावे से जहां ज्वालामुखी फटता उसके आसपास की जो संरचनाएं होती हैं, जो मानव निर्मित संरचनाएं होती हैं, वो सारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। जैसे कोई द्वीप है, कोई मोहल्ला या बस्ती, कई गांव है, कई सारे देश हैं, इससे क्या होता है, सभी प्रभावित होते हैं। और जहां जहां ज्वालामुखी लावा जाएगा वहां वहां ये सब संरचनाएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लावा बहुत ही गर्म होता है। फिर इनके धूल, राख व गैस का, जैसे ये जो ज्वालामुखी के फटने से जो धूल है, जो गुब्बार, धूल का गुब्बार या धुएं का जो गैसों का गुब्बार होता है वो हवा में जाता है, और वो कई किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में एक समय ऐसा भी आता है या एक ऊंचाई ऐसी भी आती है जो वहां से वापस पृथ्वी के धरातल की ओर आगमन हो जाता है, और उसके कारण धरातल पर आने के कारण कई प्रकार के उससे नुकसान होता है। जैसे कोई जहरीली गैस है, धूल राख है, जैसे कहीं फल सब्जियां हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, जैसे कहीं पर अम्लीय वर्षा के रूप में जहरीली गैसें नीचे आएगी, जैसे ताजमहल का रंग अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो जाता है, वो पीला पड़ने लग गया। या अपन ऐसी भी बात करते हैं जो जहरीली गैसों से जो मानव का प्रभाव पड़ते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि जो त्वचा का रोग होता है, ये भी त्वचा यानी चर्म रोग भी हो सकता है इन जहरीली गैसों से। और जहां कहीं भी जो बस्तियां होती है उन पर पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वो इतना अधिक होता है कि इनके ज्वालामुखी की जहरीली गैसों से, और ज्वालामुखी के से सबसे ज़्यादा जो गैस है वो जल वाष्प के रूप में 90% से भी ऊपर जो गैस निकलती है वो जल वाष्प के रूप में निकलती है, और अन्य बहुत सारी सक्रिय अक्रिय गैसें भी निकलती हैं। अब अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, जहां ज्वालामुखी आता है उसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर भूकंप यानी सुनामी आने भी, जो महासागरों के अंदर जो ज्वालामुखी आता है तो महासागर के तटीय भागों में क्या होता है, सुनामी आने की भी, महासागर के तटीय भागों में सुनामी आने का भी खतरा हो जाता है। और सुनामी के कारण इतनी समुद्री लहरें इतनी ऊपर उड़ जाती है कि जो द्वीप के पास में जो आवास होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या जो मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए जो समुद्र के तट के पास आते हैं उनको बहुत ही भारी हानि हो जाती है, और मछलियां जो है तट के पास वाली वो सारी नष्ट हो जाती हैं। और इससे उन मछुआरों के जो आर्थिक है या उनके आवास है उनके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ज्वालामुखी के कारण जो उत्पन्न सुनामी हुई, जैसे अपन बात करते हैं 1883 में क्राकोतोवा में आई सुनामी से, जैसे ये इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है क्राकोतोवा, वहां पर 1883 में ऐसा एक सुनामी आई थी, उसके कारण जनधन और अपार जनधन की हानि हुई थी। फिर बात करते हैं जैसे इसके लाभ क्या क्या है। जैसे अपन कहते हैं कि जब ज्वालामुखी फटेगा तो कई सारे नए द्वीपों का भी निर्माण होगा, कई सारे झीलों का निर्माण होगा, कई सारे नहरें, कई सारे झीलें जैसे क्रेटर झील है, कोल्डेरा झील है, उनका भी निर्माण होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से जो लाभ है, और ज्वालामुखी जब फटता है उसके साथ जमीने से कई सारे बहुमूल्य धातु भी इसके साथ में क्या होती है, बाहर निकलती है। और अगर समुद्र के अंदर से फटेगा तो समुद्र के अंदर जो सीप है, मूंगा है, ये जो सारे बहुमूल्य धातुएं हैं वो समुद्र के किनारे पर आ जाएगी। तो इस प्रकार इनसे कई प्रकार के लाभ भी है, तो इससे कई प्रकार की हानि भी होती है। तो हानि की बात की जाए, जैसे जो मानव निर्मित बांध है या जो नहरें हैं, जो मानव निर्मित जलाशय हैं या झीलें हैं, वो ज्वालामुखी के फटने से वहां जहां आसपास की जो नहरें, जलाशय, बांध, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके ज्वालामुखी विस्फोट से टूट जाएंगे, और जन धन और जल की अपार हानि हो जाएगी। तो इसके कारण जो आवास है वो सब जलमग्न हो जाएंगे, वहां पर बाढ़ आ जाएगी,
और इनके कारण फिर बहुत भारी जन धन की हानि भी होगी और पर्यावरण में जो पेड़ पौधे वो भी नष्ट हो जाएंगे, जो फसलें वगैरह हैं वो भी जलमग्न यानी बाढ़ आने से नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से एक और अगर लाभ होता है तो दूसरी ओर हानि भी होना एक स्वाभाविक कारण है या स्वाभाविक नियम है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के कारण लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी।